इसके बाद आपका सवाल कैसे आएगा, वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं में सवाल कैसे आएगा उसका मॉडल लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की बच्चों, इसके पहले की वीडियोज में इतिहास का परिचय व इतिहास का वर्गीकरण के संदर्भ में हमने बात कर लिया है, आप देखे भी होंगे। और आज जिस तस्वीर को हम आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, जैसा कि इसके पहले हम आपसे बात कर चुके हैं, प्राचीन भारत के इतिहास का जो पीरियड है, प्राचीन भारत के इतिहास का जो पीरियड है वह 250,000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक का काल, ईस्वी तक का काल प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को सरलतम ढंग से हम कैसे समझेंगे, आज इसी विषय पर वार्ता। प्राचीन भारत के इतिहास को ठीक ढंग से समझने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक प्रिमिटिव हिस्टोरिकल पीरियड। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इन तीनों की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को सरलतम ढंग से पढ़ेंगे। आइए अब हम एक एक का स्पष्टीकरण करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्राक धन इतिहास। तात्पर्य इतिहास के पहले की अवस्था, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई लिपि नहीं, सब कुछ पत्थर ही पत्थर। प्रागैतिहासिक काल से आपके यहां वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं में सवाल निकलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जन्मदाता किसको कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक विशेष अधिकारी या सर्वेयर। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक विशेष अधिकारी या सर्वेयर रॉबर्ट ब्रूस हुड को कहा जाता है या माना जाता है। कौन था? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक विशेष अधिकारी या सर्वेयर रॉबर्ट ब्रूस हुड को प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस हुड ने 1863 में, कब? 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थल से, तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थल से पहला हैंड एक्स या कुल्हाड़ी को प्राप्त किया। कहां से? पल्लवरम नामक स्थल से पहला हैंड एक्स या कुल्हाड़ी को प्राप्त किया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा हूं, इतिहास के पहले की अवस्था, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद
प्रागैतिहासिक काल में जहां जहां से वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं को मद्देनजर या ध्यान में रखते हुए कहां कहां से किस रूप में सवाल निकलते हैं वहां तक मैं पहुंच रहा हूं। प्रागैतिहासिक काल में जोती गई पहली भूमि, प्रागैतिहासिक काल में जोती गई पहली भूमि कहां से मिली या कहां से उसका साक्ष्य हमको दिखता है, वह है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित क्या, कालीबंगा। कालीबंगा प्रागैतिहासिक काल में जोती गई पहली भूमि राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा। और कालीबंगा की जो जुताई की गई थी ऐसा साक्ष्य मिला है। कालीबंगा की जो जुताई की गई थी वह आड़ी और तिरछी रेखाओं में की गई थी। आड़ी व तिरछी रेखाओं में की गई थी। और ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा में जो फसल सबसे पहली बार बोई गई वह थी चना और सरसों, चना व सरसों। यद्यपि मानव ने जिस अन्न का या जिस दाने का सबसे पहले प्रयोग किया, यद्यपि मानव ने जिस अन्न का या जिस उपज का सबसे पहले प्रयोग किया वह गेहूं व जौ था। गेहूं और जौ था। प्रागैतिहासिक काल से और भी चीजें निकलती हैं। प्रागैतिहासिक काल में पशुपालन का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलता है? आपसे जो पूछा जाएगा, प्रागैतिहासिक काल में पशुपालन का सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, वह स्थल है आदमगढ़। वह स्थल है आदमगढ़। और यह आदमगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक। प्रागैतिहासिक काल से वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं में और भी सवाल निकलते हैं। कैसे? आप देखें, आपसे पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता कौन था? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यद्यपि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना प्राचीन स्मारक एवं परिरक्षण अधिनियम के तहत, बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्राचीन स्मारक एवं परिरक्षण अधिनियम 1904, प्राचीन स्मारक एवं परिरक्षण अधिनियम 1904 के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और उसके डायरेक्टर या उसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता
भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम। यद्यपि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक एवं परिरक्षण अधिनियम के तहत सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। कब किया? 1904 में। किस अधिनियम के तहत? प्राचीन स्मारक एवं परिरक्षण अधिनियम के तहत किया। पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इस अधिनियम के तहत किया गया। यद्यपि पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल से आपसे एक क्वेश्चन और अपेक्षित होता है, वो ये मानव का प्राचीनतम जीवाश्म। प्रागैतिहासिक काल में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहां से मिला? प्रागैतिहासिक काल में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म एमपी नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर हथनोरा नामक स्थल से, नर्मदा नदी के किनारे क्या मिला? प्रागैतिहासिक काल में मानव का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नामक स्थल से प्राप्त होता है। इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और भी निकलता है आपका। प्रागैतिहासिक काल में प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्या कहा गया है? क्रो-माग्न्यो। इस काल में प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्या कहा गया है? क्रो-माग्न्यो। ये रहा प्रागैतिहासिक काल का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन, जहां से आपके ढेर सारे सवाल निकलते हैं या उभरते हैं। संक्षिप्त तौर पर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक विशेष अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस को माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में तमिलनाडु के पल्लौरम नामक स्थल से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। प्रागैतिहासिक काल में जोती गई पहली भूमि राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा है और इस भूमि की जुताई आड़ी और तिरछी रेखाओं में की गई है और ऐसा हमें साक्ष्य मिला है कि कालीबंगा में सबसे पहली बार चना व सरसों की बुआई की गई है। यद्यपि मानव ने जिस अन्न का सबसे पहली बार उपयोग किया, जिस उपज का सबसे पहले प्रयोग किया वह था गेहूं और जौ। प्रागैतिहासिक काल में पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें आदमगढ़ एमपी से मिलता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है।
यद्यपि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन प्राचीन स्मारक एवं परिरक्षण अधिनियम के तहत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1904 में किया और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक या डायरेक्टर कौन? सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। बच्चों सारे स्टेप्स, सारे सिस्टम एक एक पर हैं, आप देखेंगे ध्यान से, हर जगह से आपके सवाल उभरते हैं, निकलते हैं, उस बात को ध्यान में रख करके यहां पर फोकस किया जा रहा है। प्रागैतिहासिक काल में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म खूब पूछा जाता है। जो बच्चे कंपटीशन खासकर एसएससी की दे रहे होंगे उनको पता है, मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा नदी के तट पर हथनोरा नामक स्थल से प्राप्त होता है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्या कहा गया? प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमाग्नियो नाम से अवगत किया गया या जाना गया। ये रहा प्रागैतिहासिक काल से उभरने वाले या निकलने वाले सवालों की कड़ी, उत्तरों की कड़ी। आइए अब हम प्रागैतिहासिक काल पर, और चूंकि हमें प्राचीन भारत के इतिहास को सरल करना है, प्राचीन भारत के इतिहास को मैं कैसे सरल कर रहा हूं आप ध्यानपूर्वक देखते रहें। अभी ये खत्म नहीं हुआ है प्रागैतिहासिक काल। अभी तक तो आपने केवल ये जाना प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले की अवस्था। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ की हमें अब तक जितनी भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं वह किस माध्यम से या किसके माध्यम से? आर्कियोलॉजी। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में हमें अब तक जितनी भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं सारी की सारी जानकारियां किसके ऊपर डिपेंड हैं? आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक साक्ष्य, यानी पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक। प्रागैतिहासिक काल को ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल को तकनीकी आधार पर बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को तकनीकी आधार पर, प्रागैतिहासिक काल को, मानव विकास को तकनीकी आधार पर सीजे थॉमस ने, प्रागैतिहासिक काल को सीजे थॉमस नामक विद्वान ने 1816 में मानव विकास की प्रक्रिया को कई खंडों में बांटा है। सीजे थॉमस 1816 प्रागैतिहासिक काल को तकनीकी आधार पर कई एंगल में डिवाइड किया है। पहला है पाषाण काल, पहला है पाषाण काल, पहला है पाषाण स्टोन पीरियड और दूसरा है धातु काल। धातु काल और तीसरा है लौह काल। ठीक। सीजे थॉमस 1816 मानव विकास की प्रक्रिया को तकनीकी आधार पर कितने खंडों में बांटा? पाषाण काल, धातु काल और लौह काल। पाषाण काल स्टोन पीरियड, धातु काल मेटल पीरियड, लौह काल आयरन पीरियड। अब हम संक्षिप्त तौर पर इसका एनालिसिस करेंगे। पाषाण काल से हमारा तात्पर्य है पाषाण काल का जो पीरियड है, ध्यान दीजिएगा
250,000 ईसा पूर्व से 100,000 ईसा पूर्व, पाषाण काल 250,000 ईसा पूर्व से 100,000 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, इसका जो पीरियड है 100,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। और तीसरा आएगा नव पाषाण काल, इसका जो पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब आइए, हमारी और आपकी बहादुरी ये होगी कि यहां से किस रूप में आप यहां सवाल निकलते हैं और आप कहां पर दिग्भ्रमित होते हैं। दिग्भ्रमित होना सफलता के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है, इसलिए हम इन छोटी छोटी चीजों को बारीकी से पकड़ेंगे, बारीकियों को देखेंगे। बच्चों, पाषाण काल ध्यान दीजिएगा, 250,000 ईसा पूर्व से प्राचीन भारत का इतिहास शुरू हो रहा है। आपके सामने है 250,000 ईसा पूर्व से 100,000 ईसा पूर्व इतिहास की स्टार्टिंग। पाषाण काल, स्टोन पीरियड। स्टोन पीरियड, कोई लिपि नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई आवास नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई वस्त्र नहीं। कंदमूल खाते थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों से शरीर को ढकते थे, गुफाओं में सोते थे, बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से जानवरों को मारते थे। वही जब पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी निकली, हाथ जला, सरप्राइज्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। बच्चों, ये तो व्यवहारिक बात हो गई। यहां से आपका सवाल कैसे निकलता है, हमें उस पर फोकस करना है। स्टोन पीरियड या पाषाण काल में, स्टोन पीरियड या पाषाण काल में, या इस समय के लोग किस तरह के पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर है क्वार्टजाइट, जो कि आपके बुकलेट सीरीज का एक ऑप्शन होगा। वह है क्वार्टजाइट। इसी पत्थर का उपयोग पाषाण काल में लोग किया करते थे। और इस क्वार्टजाइट पत्थर को कभी कभी परीक्षक इसको हिंदी में लिखता है, इसकी हिंदी है स्फटिक। ये बात हो गई। चिंगारी यहां जरूर निकली, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि यह क्या है। आगे जब हम 100,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व की तरफ बढ़ते हैं या मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ, हमारे अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, हम आगे बढ़े, हमारा दिमाग खेती की तरफ पहुंचता है। यह काल तो केवल भोजन संग्राहक था, सुबह से लेकर शाम तक जानवरों की तरह भोजन के कलेक्शन में ही समय बीत जाया करता था। लेकिन यह काल धीरे धीरे खेती की तरफ लोगों के अंदर थोड़ा
परिवर्तन आता है, स्थिरता आती है, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो जाते हैं। हमें पुरातात्विक, ध्यान दीजिएगा, सारी जानकारियां इसके माध्यम से हो रही हैं। आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ये सब जानकारियां आपको दी जा रही हैं। कोई प्रपत्र या कोई लीप या कोई दस्तावेज नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, खेती की तरफ हम अग्रसर होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो जाते हैं। यही मध्यपाषाण काल है, यही मध्यपाषाण काल है जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से जानवरों को मारा जाता था। पत्थरों का आकार भी थोड़ा छोटा हो गया, चतुर्भुज आकार प्रकार के औजार बनना शुरू हो जाते हैं। यहां से आपका जो सवाल निकलता है वो ये, मिट्टी का बर्तन कब बनना शुरू किए, मिट्टी का बर्तन कब से बनना प्रारंभ हुआ? यही है आपका मध्यपाषाण या मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल से आपका सवाल एक जगह से और उभरता है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल से जो सवाल निकलता है, प्रतापगढ़ जरूर जानते होंगे। प्रतापगढ़ का एक स्थल है सरायनाहर, मध्यपाषाण काल की बात मैं कर रहा हूं। प्रतापगढ़, सरायनाहर, जब उसका उत्खनन किया गया, पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट जब वहां पहुंचकर प्रतापगढ़ सरायनाहर में जब पहुंचकर उसका उत्खनन किया, उसका शोध किया, तो सरायनाहर के इर्द गिर्द दो स्थल थे। एक स्थल का नाम है महदहा। क्या नाम है? महदहा। और दूसरे स्थल का नाम है दमदमा। दूसरे स्थल का नाम है दमदमा। मध्यपाषाणिक स्थल, आपसे पूछा जाएगा कि महदहा मध्यपाषाणिक स्थल है या पाषाणिक स्थल है या और कोई स्थल है? मध्यपाषाणिक स्थल महदहा व दमदमा है। महदहा से क्या मिला, यही पूछा जाएगा आपसे। महदहा से मृग श्रृंग के छल्लों की माला, मृग श्रृंग के छल्लों की माला, मृग श्रृंग के छल्लों की माला, मृग श्रृंग के छल्लों की माला कहां से मिला? महदहा से मिला। महदहा कहां है? सरायनाहर में है। सरायनाहर कहां है? प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ कहां है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहां है? भारत में है। यानी भारत का मध्यपाषाणिक स्थल महदहा से ये चीजें हमें मिलती हैं। इसके अलावा महदहा से कुछ दूरी पर स्थित एक स्थल है दमदमा। महदहा से कुछ दूरी पर स्थित एक स्थल है दमदमा। दमदमा से क्या मिला? जो मिला है वही पूछा जाएगा। वनडे गेम, जो मिला है वही पूछा जाएगा। दमदमा से हमें जो मिला था वह था हाथी दांत का लटकन। क्या था? हाथी दांत का, हाथी दांत का लटकन। हाथी दांत का लटकन हमें कहां से मिला? दमदमा से मिला। बच्चों, ये बात हो गई मध्यपाषाण काल की। अब हम किस पर आएंगे? नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल, जैसा कि नवपाषाण काल को हम नियोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। नवपाषाण काल, नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या होता है? सबसे मुख्य बात है
यहां का जीवन भोजन संग्राहक था। सुबह से लेकर शाम तक हम भोजन की तलाश में ही टहला करते थे। लेकिन यह काल जो आपका है, जो नियोलिथिक एज है, जो नवपाषाण काल है, यहां संग्राहक न होकर के क्या हो जाता है, भोजन उत्पादक। वन डे गेम, ध्यान दीजिए, भोजन संग्राहक और भोजन उत्पादक। बलूचिस्तान व सिंध की सीमा पर स्थित, सबसे मुख्य बात, भोजन संग्राहक और भोजन उत्पादक। भोजन उत्पादक से यदि आप उसका ठीक, इस मीनिंग का ठीक ढंग से एनालिसिस करें तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर हम उत्पादक बन गए हैं तो इससे जाहिर होता है कि हमारे अंदर स्थिरता आ गई है, हमारे अंदर स्थिरता आ गई है। अब भाई खेत को तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे नहीं, खेत तो स्थिर रहेगा। तो इससे जाहिर हो रहा है अगर उत्पादन कर रहे हैं तो इनके अंदर स्थिरता नाम की चीज आ चुकी है। स्थिरता में सिंध व बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित नवपाषाण काल की बात या नियोलिथिक एज की बात इस समय मैं कर रहा हूं। सिंध व बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित, सिंध व बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छी के मैदान में बोलन, नॉट बेलन, बोलन नदी के किनारे, कौन, मेहरगढ़, यही रहेगा आपकी बुकलेट सीरीज में, मेहरगढ़। सिंध व बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छी के मैदान में बोलन नदी के किनारे, मेहरगढ़। ये बात हो गई। इसके बाद आपका सवाल कैसे आएगा, वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं में सवाल कैसे आएगा, उसका मॉडल लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती किए जाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिला, ये मीनिंग रहेगी आपके वनडे गेम की। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती किए जाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। नवपाषाणिक स्थल इलाहाबाद, बेलन नदी के किनारे। नवपाषाणिक स्थल इलाहाबाद, बेलन नदी के किनारे, कोलडिहवा। क्या नाम था, कोलडिहवा। कोलडिहवा से धान की खेती किए जाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, किसके आधार पर, आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक स्रोतों के तहत। इसके अलावा ये बात हो गई पाषाण काल की। ये बात किसकी हुई, पाषाण काल की। मैं संक्षिप्त तौर पर रिपीट करके पाषाण काल का समापन मैं कर रहा हूं। प्रागैतिहासिक काल की सारी जानकारियां हमें आर्कियोलॉजी के माध्यम से होती है या पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से होती है। प्रागैतिहासिक काल को तकनीकी आधार पर C.J. थॉमस नामक विद्वान ने 1816 में मानव विकास की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा है। इन्होंने 3 भागों में बांटा, एक है पाषाण काल, दूसरा है धातु काल, तीसरा है लौह काल। पाषाण काल का जब क्लासिफिकेशन किया गया हमें क्या मिला, पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल मिला, उसके बाद नवपाषाण काल मिला। स्टोन, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, जिसका पीरियड ए है। पाषाण काल में लोग किस पत्थर का उपयोग करते थे, क्वार्टजाइट, इंपॉर्टेंट, क्वार्टजाइट पत्थर, या इसी को हिंदी में कहा जाता है स्फटिक। मध्यपाषाण काल प्रतापगढ़ सरायनाहर का महत्वपूर्ण स्थल, महदहा से क्या मिला, मृग श्रृंग के छल्लों की माला। दमदमा से हमको क्या मिलता है, हाथी दांत का लटकन।
नवपाषाण, नवपाषाण काल का जो जीवन था वह कैसा था? भोजन उत्पादक बन गया है, भोजन उत्पादक बन गया है। यहां पर तो हमें केवल आग की चिंगारी दिखी थी, लेकिन नवपाषाण काल में जब हम कच्चे मांस को भूनकर खाना शुरू किए, यानी आग का उपयोग, जो आपका सवाल आएगा कि मानव ने आग का इस्तेमाल कब किया, वह है आपका नवपाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती किए जाने का सर्वप्राचीन साक्ष्य सिंध व बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़, कच्छी के मैदान में बोलन नदी के किनारे। चाहे जिस एंगल से आपका क्वेश्चन पूछा जाए, आप उत्तर सकारात्मक दें। बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में खेती किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य। आपसे पूछा जाएगा कि नवपाषाणिक उस स्थल का नाम बतलाइए जहां से धान की खेती किए जाने का सबसे प्राचीन वह स्थल है इलाहाबाद, बेलन नदी, कोलडीहवा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका पाषाण काल। अब मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा धातु काल की। ये रहा आपका पाषाण काल, ये रहा आपका पाषाण काल, जिसके संदर्भ में हमने डिटेल आपको जानकारी दे दी है। पाषाण काल का अंतिम बिंदु आपने देखा वो था नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल का जो पीरियड था 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल के बाद भारत में क्या होता है? मेटल एज, धातु काल का प्रारंभ होता है। धातुएं हमें दिखती हैं। धातुओं में सबसे पहली धातु वह है आपकी तांबा। तांबा धातुओं में सबसे पहले हमें तांबा मिलता है। तांबा से बनी हुई वस्तुएं सबसे पहले, तांबा से बनी हुई वस्तुएं सबसे पहले हमें कहां से मिलती हैं? दाइमाबाद से। कहां से? दाइमाबाद। दाइमाबाद से हमारा तात्पर्य महाराष्ट्र से है। दाइमाबाद से बनी हुई तांबे की 4 वस्तुएं, दाइमाबाद से मिली हुई हमें 4 वस्तुएं, एक हाथी है, एक हाथी है, एक सांड है, एक गैंडा है। हाथी, सांड, गैंडा, और एक है नंगा मानव रथ चलाता हुआ। धातुओं में पाषाण काल का जो सीरियल या सीक्वेंस न टूटने पाए। पाषाण काल का अंतिम बिंदु आपने क्या पढ़ा? नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के बाद में क्या दिखता है? धातु काल, मेटल एज। ठीक, मेटल एज में हमें सबसे पहले तांबा, तांबा से बनी हुई 4 वस्तुएं कहां से? हर लफ्ज में एक सवाल का उत्तर। तांबा से बनी हुई प्रारंभिक वस्तुएं कहां से मिली? दाइमाबाद। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। दाइमाबाद से मिली हुई 4 वस्तुएं कौन कौन? हाथी, और क्या मिला? सांड, और क्या मिला? गैंडा। अंतिम वस्तु क्या थी? एक नंगा मानव रथ को खींच रहा है या चला रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तांबे के बाद हमें क्या मिला? धातुओं में तांबा के बाद हमें क्या मिला? टिन मिला। टिन जानते होंगे, टिन। जब तांबा और टिन एक साथ हो गए, जब तांबा और टिन इन दोनों को एक में मिलाया गया, तब किस बात का निर्माण हुआ, या कौन सी धातु बनी? वह है आपका
कांसा, तांबा और टिन, तांबा और टिन से बनी वस्तुएं या बनी धातु क्या बना? कांसा। आगे मैं आपसे बात करूंगा कब? जब मैं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूंगा, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूंगा तो और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आपने इंडस वैली का नाम सुना होगा, आप इंडस वैली का नाम यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सुना होगा। मैं यहीं पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं। इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, कांसा से क्या कौन सी सभ्यता का आविर्भाव हुआ है? वह है कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा गया है? इंडस वैली या सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और आप अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे कि कांसा बना कैसे है? तांबा और टिन के मिक्सचर से। तात्पर्य या भाव क्या कह रहा है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का आविर्भाव हुआ उस समय तांबा और टिन का दौर चल रहा था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता तांबा और टिन के बीच की सभ्यता होने की वजह से इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से पुकारा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और आद्य ऐतिहासिक काल की भी सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक से हमारा क्या तात्पर्य है? प्रिमेटिव हिस्टोरिकल पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल से हमारा क्या तात्पर्य है? प्रिमेटिव हिस्टोरिकल पीरियड। यहां पर तो आपने देखा सारी की सारी चीजें आर्कियोलॉजी या पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। यहां पर यानी प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले की अवस्था में आपने सब कुछ देखा, पुरातत्व। और इस काल में क्या होता है? इस काल में हमें लिटरेचर भी मिल जाती है, साहित्य भी मिल जाता है, साहित्य भी मिल जाता है। लेकिन इसे आद्य ऐतिहासिक कहा क्यों गया? इसे आद्य ऐतिहासिक कहा क्यों गया? इसलिए कि साहित्य तो मिला जरूर, लेकिन उस साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका, उस साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका, जिसकी वजह से इसे प्रिमिटिव हिस्टोरिकल पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको भी नहीं पढ़ा गया था, इसलिए इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस पीरियड में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल के दौर या पीरियड में रखेंगे। बच्चों, मेरा पूरा विश्वास है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया आप समझ गए होंगे। इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्यों कहा गया इसको भी आप समझ गए होंगे। मैं धातु काल की बात कर रहा था, तांबा, टिन, कांसा। चूंकि यहां से आपके दो सवाल उभर रहे थे इसलिए मैंने दोनों का स्पष्टीकरण कर दिया है। इसके बाद लौह काल आता है। लौह काल मानव के जीवन में, मानव के उपयोग में या मानव के जीवन में जब लोहा आया तो बहुत बड़ा एक क्रांति, मानव के जीवन में जब लोहे का आगमन हुआ, हित्ताइत 2000 ईसा पूर्व के लगभग, हित्ताइत 2000 ईसा पूर्व के लगभग एशिया माइनर। लोहा हमें सबसे पहले कहां दिखता है?
लोहे का उपयोग सबसे पहले कहां होता है? ध्यान दीजिए, वनडे, सीजीएल, टॉप 10 की परीक्षाओं में सारी चीजें पूछी जाएंगी। लगभग 2000 ईसा पूर्व। हित्ती, यही रहेगा आपका मीनिंग, यही रहेगा आपका ऑप्शन, हित्ती। हित्ती या हित्ताइत, हित्ती या हित्ताइत कहां पड़ता है? एशिया माइनर में पड़ता है। ये दोनों चीजें कहां पड़ती हैं? ये दोनों चीजें कहां पड़ती हैं? एशिया माइनर, एशिया माइनर। एशिया माइनर कहां? एशिया माइनर से हमारा तात्पर्य है तुर्की। लगभग 2000 ईसा पूर्व मानव ने लोहे का प्रयोग सबसे पहली बार हित्ती या हित्ताइत, एशिया माइनर या तुर्की ने जब किया तो मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया और दिखा। ठीक है बच्चों। अच्छा, पाषाण काल हो गया, धातु काल हो गया, लौह काल हो गया। ठीक है, अब मैं चर्चा करूंगा, हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूं, अब मैं इस पर दृष्टिपात करूंगा। प्राचीन भारत का इतिहास किस ढंग से सरल हो रहा है आप देख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल लिटरेचर, साहित्य। साहित्य जरूर मिलता है लेकिन उस साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रिमिटिव हिस्टोरिकल पीरियड। इस काल में हमें साहित्य मिलता है, साहित्य जरूर मिलता है लेकिन वह उस साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका गया, जिसकी वजह से इसे आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता में जिस लिपि की जानकारी हमें मिलती है या जो लिपियां हमें प्राप्त होती हैं, उस लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल से हमारा तात्पर्य है पठनीय साहित्य। पठनीय साहित्य। ऐतिहासिक काल में जिस साहित्य को इस काल में पढ़ा नहीं जा सका गया था, उस साहित्य को इस काल में क्या कर लिया गया? पढ़ लिया गया। यानी साहित्य को पढ़ने की परिपाटी भारत के इतिहास में मौर्य काल से शुरू हुई मानी जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत के वास्तविक इतिहास की शुरुआत मौर्य काल से होती है। भारत के वास्तविक इतिहास की शुरुआत मौर्य काल से होती है। ये रहा आपका ऐतिहासिक काल और ये सारे सीक्वेंस प्राचीन भारत के इतिहास को सरल बनाने के लिए थे। और अगले वीडियोस में मैं आपको इसके नेक्स्ट की बातें करूंगा।